मैं डॉक्टर कृष्णा सर, मैं आपके बीच आज 11 का चैप्टर नंबर 8 लेके आया हुआ हूँ, जिसका नाम है सेल। अब हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे और हम जो भी नोट्स बनाए हैं सभी एनसीईआरटी का लाइन है, इसलिए हम आपसे अनुरोध करेंगे कि आप कॉपी और कलम लेके बैठें और जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं और मेरा जैसे जैसे नोट्स लिखा हुआ है आप उस तरह से लिखते चलें सीरियल वाइज। चलते हैं अब हम बोर्ड पे। अब देखते हैं पहला जो आपका चैप्टर है या इसी को हम बोलेंगे चैप्टर 8 जो है वह बोला जाता है सेल। क्या बोला जाता है? सेल, या 11 का चैप्टर है, जिसका सेल को हम बोल सकते हैं द यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब हमारे जीवन का एक इकाई है। हमारे जीवन का क्या है? यह एक इकाई है, इसलिए हम सेल को बोलते हैं यूनिट ऑफ लाइफ। अब चलते हैं आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सेल में जो है टॉपिक 5 है। एक टॉपिक 1 में जो है व्हाट इज सेल दिया हुआ है, टॉपिक 2 में जो है आपका सेल थ्योरी दिया हुआ है, और टॉपिक 3 में जो है एन ओवरव्यू ऑफ सेल दिया हुआ है, टॉपिक 4 में जो है प्रोकैरियोटिक सेल दिया हुआ है, टॉपिक 5 में जो है यूकैरियोटिक सेल दिया हुआ है। ये सभी टॉपिक को बारी बारी से अध्ययन हम लोग करेंगे। अब सबसे पहला आपका आता है एनसीईआरटी में इंट्रोडक्शन, टॉपिक 0 जिसे हम बोलते हैं। अब इंट्रोडक्शन में थोड़ा लाइन देख लेते हैं, उसके बाद अपना लोग टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहला है वही हमने बोला ना, क्या बोला था, जो आपका चैप्टर बोलता है सेल जो है यह क्या है? लाइफ का एक इकाई है, यूनिट ऑफ लाइफ इंग्लिश से बोलेंगे तो अब देखिए सेल है, बहुत सारे सेल मिलके टिश्यू बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलके टिश्यू सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे टिश्यू सिस्टम मिलके ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलके बॉडी का निर्माण करता है। अब इसलिए हम इसको बोले हैं, क्यों बोले हैं यूनिट ऑफ लाइफ? इसलिए बोले हैं कि अगर यहां से हम सेल को रिमूव कर लें, अगर सेल को हम हटा दें तो क्या बॉडी बनेगा? क्या टिश्यू बनेगा? नहीं बनेगा। अगर टिश्यू नहीं बना तो बॉडी का भी निर्माण नहीं होगा। इसलिए हम बोलेंगे सेल जो है हमारे शरीर का या हमारे लाइफ का फंडामेंटल यूनिट है, या आप इसी को हम बोल सकते हैं फंक्शनल यूनिट भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलते हैं पहला आपका आया टर्म सेल, तो हम सेल को देखेंगे। जो आप हमने बोला वो आपको डेफिनेशन लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि इसलिए एग्जाम में भी लिखना पड़ेगा आपको, इसलिए हमने यहां लिखा है। देखिए सेल इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोला है? ये एनसीईआरटी का लाइन है, जितने भी हम लिख रहे हैं सभी एनसीईआरटी का लाइन है। तो क्या बोला गया है? सेल जो है हमारे लाइफ का बेसिक यूनिट है, इसके बिना हम जीवन का कल्पना कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए इसको हम बेसिक यूनिट बोलेंगे। या इसी को दूसरे टर्म में भी एनसीईआरटी बोला है इट इज फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का मतलब यही बेसिक यूनिट को ही हम बोलते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर। और फंक्शनल यूनिट क्यों बोला भाई? क्योंकि सेल देखिए क्या बनाता है? टिश्यू बनाता है। कहने का मतलब सेल वर्क भी करता है। बहुत सारे सेल, जितने भी क्रिया होते हैं हमारे शरीर में वो सभी कौन करते हैं? सेल करते हैं। इसलिए हम इसे फंक्शनल यूनिट भी बोलेंगे, यानी क्रियात्मक इकाई भी बोलेंगे हिंदी में। चलिए इट इज फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब सेल जो है जितने भी जीवित प्राणी है, कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म में सभी में पाया जाएगा ये सेल। अब चलते हैं इट फॉर्म 2 टाइप ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब सेल जो है 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। कौन कौन? अगर एक सेल है तो उसे हम यूनिसेलुलर बोलेंगे और दूसरा सेल है तो उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। ये बताओ क्या बोले थे? पहला था यूनिसेलुलर, दूसरा था मल्टीसेलुलर। यानी सेल जो बनते हैं 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म बनाते हैं सेल। कौन कौन? एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। अब यूनिसेलुलर के बारे में बताते हैं। यूनिसेलुलर जो होता है, जिसे यूनि का मतलब होता है बाबू सिंगल। क्या होता है? सिंगल। और सेलुलर का बात आया तो इसी को हम बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं इसे? सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल। समझ में आया कि नहीं आया? यानी यूनि का मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल। कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना होगा, इंग्लिश में जब बोलेंगे तो सिंगल सेल से जब बना होगा तो वही ऑर्गेनिज्म कहलाएगा यूनिसेलुलर। तो अब चलिए डिफिनेशन पे चलते हैं जो हमने लिखा है। इट मेड या कंपोज, यानी बनना को आप मेड भी कह सकते हैं। कंपोज का भी मतलब क्या होता है? बनना ही होता है। किससे बना हुआ है भाई? बाय सिंगल सेल। हमने बोला ना सिंगल सेल से जो ऑर्गेनिज्म बना हुआ होगा तो उसी को हम यूनिसेलुलर कहते हैं। अब चलते हैं दूसरा लाइन। इट कैपेबल ऑफ, कहने का मतलब यूनिसेलुलर कैसे रहता है भाई? तो बताइए, अगर कोई एक बेटा है जिसको, तो वो आजाद रहेगा भाई, काहे कि 2 भाई नहीं है, वो अकेला भाई है। तो अकेला भाई क्या होता है? आजाद रहता है। और 2 को रहेगा तो एक बड़ा एक छोटा, छोटा को बड़ा के अंदर रहना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ तो यूनिसेलुलर का अगर हम बात करेंगे, एक सेल का बात करेंगे, तो वह रहता है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। इंडिपेंडेंट का मतलब आजाद होता है, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है रहना। यह आजाद तरीका से रहता है। और अगर ये अकेला है तो भाई अकेला ही काम करेगा, तो ये अपना परफॉर्मेंस अकेला ही करेगा लाइफ में। इसलिए परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ।
तो यह आपका यूनिसेलुलर का लैंग्वेज था जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, अब हम चलते हैं दूसरा बी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का मतलब आप जानते हैं, मल्टी का मतलब आप जानते हैं मेनी होता है कि नहीं होता है, या मोर देन वन भी बोल सकते हैं, तो इसलिए मेनी। सेलुलर का मतलब आप खुद सेलुलर का मतलब हम तो खुद बताए हुए हैं क्या होता है भाई, सेल होता है। मल्टी का मतलब मेनी होता है, ये मिट गया था, मेनी होता है। तो कहने का मतलब ये ऑर्गेनिज्म आप ही बताइए इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो क्या हम बोल सकते हैं कि यह बना होता है, या कंपोज का भी मतलब बना होता है इससे, मेनी सेल से। कहने का मतलब इट मेड या कंपोज्ड बाय मेनी सेल। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम चलते हैं टॉपिक नंबर 1 पे। कहां चलेंगे, टॉपिक नंबर 1 पे। तो टॉपिक नंबर आपने डिनोट किया होगा या नोट किया होगा, क्या चीज, व्हाट इज सेल। पहला टॉपिक आपका एनसीईआरटी का है व्हाट इज सेल। अब व्हाट इज सेल में पढ़ेंगे। क्या बिना सेल का हम लोगों का लाइफ संभव है, नहीं संभव है, इसलिए लिखेंगे सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। अब दूसरा लाइव सेल, कहने का मतलब जिंदा सेल का जो है ना, पहली बार डिस्क्राइब करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो था एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक था। कौन था, चलिए यहां देखिए, लाइव सेल फर्स्ट डिस्क्राइब, यानी जिंदा सेल पहली बार जो डिस्क्राइब किया गया वह किसके द्वारा किया गया, एंटोन वॉन ल्यूवेनहुक के द्वारा किया गया। कोई प्रॉब्लम। अब सेल के अंदर चलते हैं। सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। सेल के अंदर क्या होता है, लेट मान लीजिए इसको सेल है। सेल के अंदर क्या है भाई, न्यूक्लियस है। और यह न्यूक्लियस का जो खोज हुआ था, यह न्यूक्लियस का जो खोज किया वह कौन किया था, वह किया था रॉबर्ट ब्राउन। कौन किया था, रॉबर्ट ब्राउन। इसलिए सेल न्यूक्लियस डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। यहां तक तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। हर लाइन को आपको याद रखना है मेरे नोट्स का, क्यों, क्योंकि सभी एनसीईआरटी का लाइन है। चलिए अब देखिए, सबसे पहला एक टर्म यहां उठता है, आप सेल को माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन अगर हम सेल का डिटेल स्ट्रक्चर का अध्ययन करेंगे ना, डिटेल स्ट्रक्चर का मतलब डिटेल्स में अगर हम सेल के बारे में जानना चाहेंगे तो माइक्रोस्कोप से काम नहीं चलेगा बाबू। माइक्रोस्कोप से एडवांस वाला माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा। तो वह एडवांस वाला माइक्रोस्कोप, पहले था माइक्रोस्कोप, पहले माइक्रोस्कोप का निर्माण हुआ, तब उसके बाद उससे एडवांस माइक्रोस्कोप आया, कौन, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि आप सेल के बारीकी से बारीकी जाके आप अध्ययन कर सकते हैं। कहने का मतलब सेल में आप कितनों अंदर जाइएगा तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा देखने के लिए। तो इसलिए हम क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेंगे तो ये क्या करेगा, इजिली डिटेल स्टडी। कहने का मतलब यह आसान बना देता है अध्ययन को। किसका अध्ययन को भाई, सेल के संरचना, कहने का मतलब सेल के स्ट्रक्चर को। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। क्या हमने बोला, यह बोला बाबू कि माइक्रोस्कोप जो है यह सिर्फ सेल को ही सीन कर सकता है, सेल को ही देख सकता है। ठीक, सेल के अंदर अगर झांकना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को देखना पड़ेगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लेना पड़ेगा, तब हम सेल के स्ट्रक्चर के बारे में, डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर सकेंगे कोई भी चीज। कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। आपका पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। चलिए पहला टॉपिक का आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं किए होंगे, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इतना ही लाइन है आपका पहला टॉपिक, कर लिए होंगे। चलते हैं थ्योरी के बारे में अभी देखेंगे, पीछे हम पढ़ लिए हैं। अब टॉपिक 2 पढ़ेंगे। टॉपिक 1 हो गया है, टॉपिक 2 पढ़ेंगे। तो टॉपिक 2 में आपका है सेल थ्योरी। टॉपिक 2 में क्या है, सेल थ्योरी। अब जितने भी बात हम करेंगे सभी सेल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो अब देखिए यहां से क्वेश्चन आया है आपका रीनीट में, 2026 के रीनीट में यहां से एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। वो क्या पूछा गया है, उन्होंने पूछा है सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, बस इतना ही लैंग्वेज लिखा है इन्होंने, सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय। तो अब 2 वैज्ञानिक का नाम है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम पढ़ते हैं, तब उसके बाद क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा। चलिए सेल थ्योरी, टॉपिक 2 आपका सेल थ्योरी है। इसमें सेल थ्योरी को देने के लिए 2 वैज्ञानिक आया था। ये 2 वैज्ञानिक का नाम था स्लाइडेन और स्वान। कौन था, स्लाइडेन और स्वान। सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय, अगर इंग्लिश में बात करें तो सेल थ्योरी फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। इसलिए सेल थ्योरी को दिया गया था, फॉर्मुलेटेड का मतलब होता है देना बाबू, बाय किसके द्वारा, स्लाइडेन एंड स्वान। जिसे हम फुल नेम अगर बात करें तो इसे हम स्वान को बोलेंगे थियोडोर स्वान, और स्लाइडेन को बोलेंगे हम मिथाइल स्लाइडेन। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, हाँ ये जो है सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ये वैज्ञानिक जो है सेल थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। क्यों नहीं कर पाया था, बोलिएगा सर क्यों नहीं कर पाया था। तो ये याद रखिएगा, यह आप देख रहे हैं सेल है, मान लेंगे सेल है। अब ये पहला वाला सेल, पहला वाला सेल है तो फिर सेल लिख देंगे भाई। यही सेल डिवीजन करके 2 सेल में बढ़ जाता है। किस सेल में बढ़ जाता है, 2 सेल में। या दोनों सेल का नाम हम बोल सकते हैं न्यू सेल। क्या बोल सकते हैं,
न्यू सेल। तो कहने का मतलब पहले वाले सेल से ही न्यू सेल का निर्माण होता है। यही चीज नहीं बता पाया, यही चीज जो है ये दोनों वैज्ञानिक नहीं बता पाया, इसलिए एनसीईआरटी लिखा। क्या लिखा? बोथ साइंटिस्ट डिड नॉट एक्सप्लेन सेल थ्योरी, यानी दोनों साइंटिस्ट नहीं बता पाया किसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया? सेल थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अभी हमने बताया ना, पहले वाले सेल से जो नया सेल बना यही नहीं बता पाया, इसलिए एज टू हाउ न्यू सेल वेयर फॉर्म, कहने का मतलब जो नया सेल बनता है वो कहां से बनता है यही पता नहीं था। इतना हो गया, इसलिए याद रखिएगा सेल थ्योरी जो दिया था वो कौन दिया था? स्लाइडेन और स्वान साहब ने। इसलिए इंग्लिश में जब बोलेंगे तो फॉर्मुलेटेड बाय सेल थ्योरी, फॉर्मुलेटेड बाय स्लाइडेन एंड स्वान। चलिए अब हम इंडिविजुअली रूप से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। स्लाइडेन कौन थे भाई, कहां के थे, क्या थे? स्वान क्या है, वो कहां के थे, क्या थे, किस चीज को पढ़ते थे, वो देखेंगे। चलिए, मिथाइलस स्लाइडेन जो थे यह 1838 ईस्वी में आए थे। यह जर्मनी के बोटनिस्ट थे। क्या थे? जर्मनी देश है, उस देश के एक बोटनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे, बोटनिस्ट के बारे में। अब इसमें देखिए जर्मनी, ये तो जान गए देश का नाम जर्मनी है, लेकिन सर कहिएगा सर बोटनी के बारे में हमको पता नहीं है, तो बाबू देख लीजिए बोटनी किसे कहते हैं? जो प्लांट के बारे में अध्ययन करे। क्या बोले हम? ऐसा साइंटिस्ट जो प्लांट के बारे में अध्ययन करे उसी को हम बोलते हैं बोटनिस्ट। अगर आसान भाषा में बोले अपने हिंदी टर्म में, ऐसा साइंटिस्ट जो पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करे उसी को हम बोलते हैं बोटनिस्ट। इसलिए लिखेंगे स्टडी ऑन प्लांट्स, ये भी लिख सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट या स्टडी ऑन प्लांट। बोटनी का मतलब, बोटनिस्ट का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑन प्लांट। ये प्लांट पे अध्ययन क्या होगा भाई? जब ये प्लांट पे अध्ययन क्या होगा तो एक वो प्लांट नहीं लिया होगा। क्या वैज्ञानिक एक प्लांट लेगा? नहीं, ये बहुत सारे प्लांट लिए होंगे। तो क्या वो भी लैंग्वेज लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? चलिए इंग्लिश में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सर स्लाइडेन साहब 1838 ईस्वी में आए थे। यह जर्मन के बोटनिस्ट थे, यानी जर्मनी के बोटनिस्ट थे। हाँ, ये लिया था, एक प्लांट नहीं लिया होगा, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया होगा, इसलिए एग्जामिनेड या टेक दोनों का मतलब होता है लेना। क्या लिए थे? ए लार्ज नंबर ऑफ प्लांट, यानी बहुत सारे प्लांट लिए थे। ठीक, हाँ। ऑब्जर्व दैट ऑल प्लांट, इन्होंने देखा जब प्लांट लाया तो क्या प्लांट घर में थोड़ी लाया होगा, उसका सेल लिया होगा भाई, उसमें देखा होगा या लाया भी होगा, देखा भी होगा प्लांट, तो देखा होगा कि उसमें क्या क्या चीज से बना हुआ, यही चीज हुआ होगा। तो चलिए यहां लिखा हुआ ये बोला इन्होंने बहुत लार्ज नंबर ऑफ प्लांट लिया, सही बात है, और उस प्लांट को देखा। जितने भी प्लांट थे, ऑल प्लांट का मतलब सभी प्लांट को इन्होंने देखा, तो सभी प्लांट में इन्होंने पाया सभी प्लांट बना हुआ है। कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? बना हुआ, ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल, कहने का मतलब विभिन्न प्रकार के सेल से बने होते। इन्होंने देखा, इन्होंने लिखा, तथ्य दिया, तब इतना ही बोल के इन्होंने कहानी समाप्त किया। तब उसके बाद जस्ट बाद थियोडोर स्वान आया। कौन आया? थियोडोर स्वान। ये 1839 ईस्वी में आया, 1839 में आया। कब आया? 1839, यानी एक साल बाद। तो ये जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे। ये क्या थे? जर्मन के जूलॉजिस्ट थे। अब जर्मन के जूलॉजिस्ट, वो जर्मन के बोटनिस्ट, ये जर्मन के जूलॉजिस्ट। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है गलत। कहां लिखा हुआ है? पुराने एनसीईआरटी में, न्यू एनसीईआरटी में उसको सुधार दिया गया है। पुराने एनसीईआरटी में लिखा है इस जर्मनी की जगह ब्रिटिश लिखा होगा, इसलिए आप सुधार लीजिएगा, वह ब्रिटिश को काट के जर्मन होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समझ में आया? स्वान साहब क्या थे? जर्मनी के जूलॉजिस्ट थे, और जूलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? स्टडी ऑन एनिमल। क्या लिखेंगे? एनिमल्स, यानी या एनिमल्स पे स्टडी किया होगा। किस पे स्टडी किया होगा? एनिमल्स पे स्टडी किया होगा। तो चलिए इसलिए लिखेंगे हम डिफरेंट, स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल, या विभिन्न प्रकार के एनिमल सेल पे स्टडी किया होगा। और जब यह डिफरेंट टाइप के एनिमल सेल पे अध्ययन किया तब उन्होंने देखा, क्या देखा? देखिए यहां जो है एनिमल सेल एक तरफ ले लेना है, एक तरफ लेना है प्लांट सेल। ठीक, एनिमल सेल में देखिए सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, लेकिन प्लांट सेल में देखिए, अब इसमें आप ही देखिए, इसमें दो मेम्ब्रेन आ जाते हैं। कितने मेम्ब्रेन आ जाते हैं? दो मेम्ब्रेन, एक बाहर वाला, एक अंदर वाला। बाहर वाला को बोला सेल वॉल। क्या बोला? ये सेल वॉल। और अंदर वाला का नाम एक ही रहा, अंदर वाला का नाम सेल मेम्ब्रेन। क्या नाम है? सेल मेम्ब्रेन, या इसी को हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो प्रॉब्लम, रेड वाला जो होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दोनों में प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाया जाता है, प्लांट सेल में भी पाया जाएगा, एनिमल सेल में पाया जाएगा, लेकिन प्लांट सेल में अंदर की ओर रहेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन हम अपना लोग का एक ही है, एनिमल सेल में क्या हुआ? एक ही है, कौन? सेल मेम्ब्रेन। को प्रॉब्लम, लेकिन याद रखिए एनिमल सेल और प्लांट सेल में अगर बात करें कॉमन क्या है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर यूनिक कैरेक्टर का बात करें तो आप बोलिएगा कि सेल वॉल होता है। क्या होता है? सेल वॉल। क्यों? कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, प्लांट सेल में सेल वॉल होता है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए आप देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है
स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल। कहने का मतलब जानवे करते हैं स्वान जूलॉजिस्ट था इसलिए एनिमल सेल लिया होगा, और एनिमल सेल में बोला इन्होंने एनिमल सेल जो रखता है कंटेन थीन, कंटेन का मतलब रखना, थीन का मतलब पतला, आउटर लेयर, इसका जो आउटर लेयर होता है वो पतला होता है। क्या होता है? पतला होता है, जिसका नाम क्या होता है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक चीज बोला इन्होंने, ये स्टडी ऑन प्लांट टिश्यू, ये प्लांट टिश्यू पे भी स्टडी किया, तब इन्होंने बोला यह क्या बोला, यह कंटेन करता है सेल वॉल। बात सही है, यहां देखिए सेल वॉल लगाया हुआ है, एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बात सही है, यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो कहने का मतलब प्लांट सेल में दोनों रहता है, एक सेल वॉल भी होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। अब चलिए, अब इसमें तो ये कॉमन हो गया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों कॉमन, लेकिन यूनिक कैरेक्टर तो आपका भाई कौन आया? सेल वॉल। तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट? तो कहने का मतलब सेल वॉल जो होते हैं यूनिक कैरेक्टर होता है किसका? प्लांट का। यहां तक कंप्लीट हुआ होगा आपका, हो गया होगा उम्मीद है। चलिए इसको मिटा देते हैं, क्लीन। अब ये यहां तक हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट कर ले। चलिए हो गया होगा। हाँ, तब इसके बाद जब ये बात कह दिया इन्होंने, क्या कहा? जब यह बात इन्होंने कह दिया, क्या कह दिया कि हाँ प्लांट जो है भाई एक इसका यूनिक कैरेक्टर होता है सेल वॉल, लिखा हुआ है, लिख दिया। तब उसके बाद ये दोनों बात जब इन्होंने देखा, इसके संदर्भ में आया, तब तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया, इसलिए लिखा है ही प्रपोज। यह दिया, क्या दिया? सिद्धांत दिया। हाइपोथेसिस का मतलब होता है सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल ऊपर में और एनिमल सेल यहां, नहीं, एनिमल सेल ऊपर में और प्लांट सेल नीचे। तो दोनों के बारे में इन्होंने बोला, उसका जो शरीर होता है बाबू, वो या तो सेल से बना होगा या तो सेल के प्रोडक्ट से बना होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल के हैं तो टिश्यू से, यही बोला होगा। टिश्यू कहां से बना होगा भाई? सेल से। इसलिए याद रखिएगा, बोला उन्होंने कि याद रखिएगा स्वान साहब क्या हाइपोथेसिस दिए, उन्होंने बोला क्या क्या? एनिमल का और प्लांट का जो बॉडी होता है वह सेल और सेल के प्रोडक्ट से, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ सेल बोल देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। चलिए अब उसके बाद एक तीसरा वैज्ञानिक आया जिसका नाम था रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चो। ये 1855 में आया। कब आया? 1855 यानी 1855 में। अब देखिए, यह फर्स्ट एक्सप्लेन्ड दैट सेल डिवाइडेड। कहने का मतलब क्या हुआ भाई? हमने क्या बोला, जिसको सेल डिवीजन के बारे में पता नहीं था तो वह नहीं बता सका कि नया सेल कहां से आया। देखे ना स्वान और स्लाइडर, ये नहीं बता पाया कि न्यू सेल कहां से आया। बता पाया? नहीं बता पाया। ऐसे हम क्या बोलेंगे? प्री सेल। क्या बोलेंगे? प्री एग्जिस्टिंग सेल भी लिख सकते हैं, प्री सेल भी लिख सकते हैं। पहले वाले सेल से नया सेल बनता है, ये इतना जानिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसको ऊपर रख दीजिए। तो अब चलिए, रुडोल्फ विर्चो यह एक वैज्ञानिक, यह ऐसा वैज्ञानिक था, इन्होंने ही पहली बार एक्सप्लेन किया किसको? सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन के बारे में पहला वैज्ञानिक बताने वाला का नाम था रुडोल्फ विर्चो। और यही सेल डिवीजन से इन्होंने बताया कि जो नया सेल बनता है वो पुराने वाले सेल से बनता है, यानी पहले वाले सेल से बनता है। तो इसलिए चलिए लिखा हुआ है, गिव फाइनल शेप ऑफ सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी का फाइनल शेप देने वाला वैज्ञानिक का नाम रुडोल्फ विर्चो था। समझे? नाम देने वाला कोई और उसको एक्सप्लेन करने वाले वैज्ञानिक कोई और है। तो एक्सप्लेन करने वाले अच्छी तरह से रुडोल्फ विर्चो किया, और नाम देने वाले दो वैज्ञानिक स्लाइडन और स्वान ने दिया। किसका नाम दिया? सेल थ्योरी। इसलिए पूछ देगा सेल थ्योरी दिया किसने? सेल थ्योरी दिया किसने? स्लाइडन और स्वान ने। और उसको फाइनल शेप देने का काम कौन किया? रुडोल्फ विर्चो। चलिए इसके बाद में चलते हैं। हाँ, इन्होंने बताया न्यू सेल, ये नया सेल जो है पहले वाले सेल से बनता है। क्या बोला? नया सेल जो है पहले वाले सेल से बनता है। कौन बोला? बताइए। रुडोल्फ विर्चो साहब। इसलिए इन्होंने लिखिए, जब ये लैंग्वेज बोला है इसका लिखना पड़ेगा। तो न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम, क्या बोला है? न्यू सेल फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब नया सेल जो बनता है पहले वाले सेल से बनता है। ये अपने लैंग्वेज में बोला था। कैसे? ये बोला था ओमनीसेलुलर ई सेलुलर। ओमनीसेलुलर ई सेलुलर कौन बोला था? रुडोल्फ विर्चो। उसी को हम अपने वर्ड में लाए, यानी अपने वर्ड में एनसीईआरटी लिखा हुआ है, उसका ही मीनिंग लिखा हुआ है ये। तो ओमनीसेलुलर ई का कहना है, ओमनीसेलुलर ई सेलुलर का ये कहना है कि नया सेल जो बनता है वो पहले वाले सेल से ही बनता है। यहां तक समझ में आया होगा? चलिए आ गया होगा। तो चलिए अब चलते हैं पहला में क्या? अब सेल थ्योरी जो अभी चल रहा है अंडरस्टूड, इसलिए सेल थ्योरी एज अंडरस्टूड टुडेज, अभी जो सेल थ्योरी चल रहा है वर्तमान में। हाँ, जितने भी जीवित प्राणी हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, यानी जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी सेल से बने होते हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने होते हैं, ये बात है। और एक टर्म और है इसमें, जितने भी सेल हैं, ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी जितने भी सेल हैं पहले वाले सेल से बने होते हैं। आपका जो टॉपिक है यही समाप्त होता है।
इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। इसके लिए जय हिंद।